तो दोस्तों, भारत ने कभी जिस यूरोप को अपना समझा था, कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है वो सब कुछ पलटता हुआ दिख रहा है। आज हालात ये हैं कि जिस यूरोप को हमने सालों तक भरोसे के काबिल समझा, वही अब हमारे खिलाफ खामोशी से चालें चल रहा है। और ये बात अब किसी अंदाजे पर नहीं टिकी, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। और जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली ही वीडियो में बताया था कि कैसे नाटो के कुछ सदस्य देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, और अब उसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने भी एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर भारत के हितों को चोट पहुंचाता है। दरअसल खबर यह है कि गुजरात में जो एक बड़ी रिफाइनरी है जहां रूस से आने वाला तेल प्रोसेस होता है, अब वही रिफाइनरी यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के घेरे में आ गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब दोस्तों, जो जगह हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना रही थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही थी, अब उसी पर रोक लगाई जा रही है। सोचिए, ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये एक राजनीतिक इशारा है कि यूरोप अब भारत को भी उसी नजर से देखने लगा है जैसे वो रूस या चीन को देखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैसले ने WTO को भी हिला दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के देशों के लिए एक बराबरी के नियम तय करता है, अब खुद इस सोच में है कि यूरोपियन यूनियन किस आधार पर भारत को अलग ट्रीट कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब भारत क्या करेगा। मतलब सरकार की तरफ से इनके इस रवैये को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या ये मामला आगे और गहरा सकता है? और आने वाले वक्त में इससे भारत की विदेश नीति और व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है? इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान और सटीक तरीके से समझेंगे, ताकि आपको हर छोटी से छोटी बात भी आसानी से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के वो 27 अमीर देश जिन्हें अक्सर लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझ उन्हीं के पास है, अब इस बार भी इन लोगों ने एक चाल चली, और वो भी भारत के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, फर्क ये है कि इस बार भारत ने इनकी पूरी चाल को वहीं पर तोड़ दिया। इनका प्लान था हमें घेरने का, मगर जवाब ऐसा मिला कि उनकी चाल खुद उलझ गई। हालांकि दोस्तों, सच ये भी है कि कुछ असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो खेल चल रहा है वो इतना सीधा नहीं है। दिक्कत यह है कि यूरोप के बहुत से देश भारत जैसे एशियाई देशों को आज भी उतनी ही संजीदगी से नहीं लेते जितना वो अपने जैसे पश्चिमी देशों को लेते हैं, और ये सोच बार बार उनके फैसलों में दिख जाती है। अब जो ताजा मामला है उसमें भी यही दोहरा रवैया फिर सामने आया है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से अमेरिका और यूरोप दोनों यही चाहते हैं कि रूस किसी भी हाल में हार जाए और अंत में उनके सामने झुक जाए। इसी सोच के चलते अब तक अनेकों बार रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, हर बार नए रूप में, नए बहाने से। क्योंकि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और नेचुरल गैस पर टिकी है, और वहीं से जुड़ी कंपनियां उसकी रीढ़ हैं, इसलिए बार बार इन्हीं कंपनियों को टारगेट किया जाता है। अब हाल ही में जब नाटो की तरफ से और फिर ट्रंप की तरफ से भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी गई और तीनों देशों ने एक सुर में इनकार कर दिया, तो उस जवाब ने उन्हें झटका दिया। वो सोच रहे थे कि हम दबाव में आ जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब यूरोपियन यूनियन एक नया रास्ता निकाल लाया है, और इस बार उन्होंने रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज लागू कर दिया है। यानी ये साफ है कि जो भी देश रूस के साथ खड़ा दिखेगा या उसके साथ व्यापार में रहेगा, अब उन्हें भी किसी न किसी रूप में निशाने पर लिया जाएगा। अब सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि इस 18वें सैंक्शन पैकेज में यूरोपीय यूनियन ने सबसे पहले भारत को ही टारगेट कर दिया है। जी हाँ, भारत। क्योंकि यूरोप का कहना है कि रूस पर उन्होंने तमाम पाबंदियां तो लगा दी हैं, लेकिन फिर भी रूस कहीं ना कहीं से अपना तेल बेच ही लेता है, और इसीलिए उन्होंने अब भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी पर सीधे सीधे कार्रवाई कर दी है। हम बात कर रहे हैं नयारा एनर्जी लिमिटेड की, जो एक भारतीय कंपनी है, लेकिन इसमें रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अब तो उस कंपनी पर रूस का सीधा कंट्रोल भी है। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन ने गुजरात के वडिनार में मौजूद इसी रिफाइनरी को निशाने पर ले लिया है। अब जरा गौर से सुनिए, जिस रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, यानी करीब 45,000 बैरल रोज। और ये रिफाइनरी गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ के पास स्थित है, जहां से भारत को 65% तक कच्चा तेल मिलता है। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि ये अरब देशों और मध्य पूर्व के काफी नजदीक पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यूरोप को क्या है?
दिक्कत यह है कि फिलहाल यहाँ जो कच्चा तेल रिफाइन हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया जा रहा है और फिर वहीं रिफाइंड प्रोडक्ट भारत में तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, साथ में यूरोप को भी भेजे जा रहे हैं। अब मजेदार बात यह है कि यूरोपियन देश खुद भारत से डीजल, पेट्रोल और बाकी रिफाइंड तेल खरीद भी रहे हैं क्योंकि उन्हें यह सस्ता पड़ता है। यानी एक तरफ वो हमसे सामान ले भी रहे हैं और दूसरी तरफ उसी चीज को मुद्दा बनाकर हमारी रिफाइनरी पर बैन भी लगा रहे हैं। क्या इसे दोगलापन नहीं कहेंगे? खैर, इसके अलावा दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया कि भारत ने जो यूरोप को पेट्रोलियम भेजा है उसमें बढ़ोतरी 2,53,000% तक पहुंच गई है। अब आप खुद सोचिए, रशियन ऑयल पर तो यूरोप ने खुद बैन लगा रखा है, लेकिन वहीं जब वही ऑयल भारत में रिफाइन होकर सस्ता पड़ने लगा तो ये लोग उसी को खरीदने लग गए। यानी सामने से दिखा रहे थे कि रूस से दूर हैं, लेकिन पीछे से भारत से रिफाइंड रशियन ऑयल ले रहे थे क्योंकि दाम सस्ते मिल रहे थे। अब हालत ये हो गई है कि भारत रोज करीब 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोल यूरोप को भेज रहा है। मतलब एक तरह से भारत ही इनका काम चला रहा था, लेकिन जब इनका असली चेहरा सामने आया तो वहीं पुरानी हरकत पर आ गए। अब जो ईयू ने किया वो भारत के लिए सीधा झटका था। नायरा एनर्जी की जो वाडिनार रिफाइनरी है उसे अब प्रतिबंध की लिस्ट में डाल दिया गया। ये पहली इंडियन रिफाइनरी बनी जिस पर पश्चिमी बैन का सीधा असर पड़ा। ये सिर्फ एक फैसले की बात नहीं है, इसका असर तो पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी के लेन देन पर पड़ेगा और जाहिर है कि भारत की अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी इसकी चपेट में आ सकती है। लेकिन अब भारत वो देश नहीं है जो चुपचाप सब सह ले। जैसे नाटो को 2 टूक जवाब दिया था, वैसे ही अब यूरोप को भी उसकी जगह दिखा दी गई है। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री ने कहा, ये जो यूरोप ने रूस पर नया बैन लगाया है उसमें भारत कोई एक तरफा साथ नहीं देने वाला। और ये बात भारत ने सिर्फ 12 घंटे में कह दी, बिना घुमा फिराकर। यानी झटका तो यूरोप को तभी लग गया। इतना ही नहीं, जब भारत की विदेश मंत्रालय ने उल्टा इनसे सवाल कर दिया कि एनर्जी सिक्योरिटी पर ये खुद कितना डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं, तो यूरोप के देश सन्न रह गए क्योंकि उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि भारत अब सिर्फ सुनेगा नहीं, जवाब भी देगा। उन्हें लगा था बैन लगाओगे, भारत थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाकर फिर से लाइन पर आ जाएगा, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली। अब असली सवाल यही है कि भारत आखिर इतने खुलेआम यूरोप को जवाब कैसे दे पा रहा है। तो इसका जवाब भी उतना ही साफ है जितना भारत का स्टैंड। भारत ने रूस से तेल तो खरीदा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की धज्जियां उड़ें। जो तेल भारत में आ रहा है वो यहीं रिफाइन हो रहा है और जब यही रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोप तक जा रहा है तो उसे इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से भारतीय प्रोडक्ट ही माना जाएगा। यानी जो किया जा रहा है वो कागज पर भी सही है और धरातल पर भी। अब बात अगर ईयू की धमकियों की करें तो वो भारत को रोकने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी हालत देखिए। ये वही यूरोप है जो आज भी रूस से डायरेक्ट LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगवा रहा है। और अमेरिका, वो तो जैसे हमेशा की तरह मासूम बना बैठा है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका खुद रूस से टाइटेनियम खरीद रहा है, वो भी उस समय जब दुनिया को रूस से दूरी बनाने की हिदायतें दे रहा है। टाइटेनियम कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक रणनीतिक और बेहद अहम धातु है जो आज भी पश्चिमी देश रूस से चुपचाप मंगवा रहे हैं। तो असली मुद्दा क्या है? ये पूरी कहानी सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। एक तरफ दिखाते हैं कि रूस पर सख्त बैन है और दूसरी तरफ उसी रूस से अपनी जरूरत का सामान आराम से लेते हैं। अब ये लोग भारत पर उंगलियां उठाते हैं, कभी धमकी, कभी सैंक्शन, कभी बयानबाजी। लेकिन जो सवाल उठता है वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ धमकियों से ये भारत को रोक पाएंगे, या अब वक्त आ गया है कि भारत को भी इन पाखंडियों को जवाब देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।